What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar 4AM Army. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये है हमारा 4 बजे वाला ग्रुप। जो भी उड़ गए हैं उनके लिए थम्स अप, क्योंकि आसान काम नहीं है यार, ये तो आप लोगों को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सुबह उठना इस टाइम पर ये आसान काम नहीं है। अगर आसान होता तो सब कर रहे होते। तो इसी तरीके से यहाँ पर आज की आप लोगों के सामने कोटेशन भी है कि जब आप लोग खेतों में कोई बीज डालते हैं तो उसको फसल बनने में कुछ टाइम लगता है। आप लोगों ने देखा होगा एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। तो आपकी और मेरी मम्मी ने हम लोगों को 9 महीने पेट में रखा है, तब जाकर हमारे जैसे शैतान पैदा हुए हैं। तो क्या वो एक आसान प्रोसीजर था? तो इस चीज से आप लोग समझिए, आप लोग क्या सोचते हैं कि 2-4 दिन मेहनत करें यार, कुछ हाथ में अलादीन का चिराग आ जाए और बस झटके में काम हो जाए। आप लोग पता नहीं कब से अपनी एक आदत खराब करने पे तुले हुए कि कभी एक्सरसाइज नहीं करनी है, टाइम से सोना नहीं है, टाइम से उठना नहीं है, या फिर काम को पोस्टपोन करते रहना है। आप लोगों ने वर्षों में वो आदत डेवलप की है, बहुत मेहनत करके आप लोगों ने वो आदत को डेवलप किया है। अब इतनी आसानी से छूटेगी तो नहीं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर बहुत कोशिश कर रहा हूं, सुबह उठा नहीं जा रहा है। तो यार एकदम ऐसे नहीं होने वाली चीजें कि एकदम ऐसे होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी काम कर लो, एग्जाम नहीं निकल रहे हैं सर, बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत सारे एग्जाम में फेल होते जा रहे हैं। एक टाइम में ऐसा होगा कि सारे एग्जाम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, पर लेकिन आप लोगों को उस लेवल पर अपने आप को लाना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि अपने आप को प्रॉपर वे में एक डेडिकेटेड लाइन पर लगा के रखो, और जिस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो उसको प्रोसीजर को फॉलो करते रहो। और अगर एग्जाम ना निकले तो फिर मुझे बताना। आप लोग क्या करते हो, जैसे लेक्चर का ही देख लो, कुछ दिन बीच में देखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि गायब होने के बाद में फिर से उसको अगर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बटन लगता है। देखिए दिमाग ना हमारा बड़ा अजीब खेल खेलता है आप लोगों के साथ में। बटन लगेगा एकदम बोल देगा छोड़ो यार नहीं हो पाएगा, आप लोग तुरंत बंद कर बैठ जाओगे। तो ये ऐसा प्रोसीजर आप लोगों को डेली देखने को मिलेगा। पहली जो वीडियो थी चैनल के ऊपर 28 नवंबर 2016 में अपलोड की थी, उसके बाद में आज तक का सफर देखो तो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि लेक्चर रुका हो। ओनली जब मेंस था यूपीएससी का उस टाइम पर छोड़कर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों के सामने लेक्चर ना आया हो, हिंदू का खासकर अगर बात करूं तो ये एक डेडिकेशन है, तब जाकर आप लोग इतनी लंबी फैमिली यहां पर मेरे साथ में आकर जुड़े हुए। तो यार ये भी एक लंबा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिला। तो फिर आप लोगों को ये क्यों लगता है कि जस्ट कुछ एक दिन 2-3-4 दिन में बैठकर आप लोग कुछ करेंगे और चमत्कार हो जाएगा? तो मेहनत करते रहिए, अपने आप को एक प्रोसीजर में ढालकर चलते रहिए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो रिजल्ट आप लोगों को जरूर मिलेगा, देर से मिलेगा पर फल जरूर मिलेगा, और वो इतना मीठा होगा जो आप लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। ये पॉलिटी की वीडियो मैंने कल अपलोड की थी शाम को। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। यहां पर जो अभी लेटेस्ट जो 6th एडिशन है उसमें जो भी चैप्टर ऐड किए गए, तो यहां पर उसका ये 5वां लेक्चर है। इसके अलावा एक लेक्चर और आप लोगों को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर 6 चैप्टर ऐड किए गए थे, तो मैंने उसके 6 लेक्चर बना दिए। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे बोले थे सर इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दो। जो पॉलिटी की मेन प्लेलिस्ट है उसमें तो मैंने इसको ऐड कर ही दिया है, बाकी एक अलग से भी यहां पर 6th एडिशन के जो पार्ट है उसके 6 लेक्चर मैंने अलग से भी डाल दिए। तो आप लोग उसको एक जगह इकट्ठा एंजॉय कर सकते हो, यानी कि एक बार में बैठकर आप लोग लगभग, मुझे लग रहा है कि लगभग 3 घंटे के करीब के लेक्चर होंगे सारे मिला के, मुश्किल से 3 या फिर 5 के करीब के 5 या फिर 3.5 या फिर 2.25 या फिर 2.5 घंटे करीब होंगे, क्योंकि आधे घंटे करीब के लेक्चर हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद 2-2.5 घंटे में निपट जाएगा। तो जितने एक मूवी में आप लोग टाइम खर्च करते हैं, जो एक्स्ट्रा एडिशन ऐड किया गया यहाँ पर, उसमें आप लोग इसको निपटा सकते हैं। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी चैप्टर है एक और बच गया, वो जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आप लोगों का वो जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है। तो आखिर कोएलिशन गवर्नमेंट आनी कहां से स्टार्ट हुई, ये क्या चक्कर बना, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। बाकी सारे लेक्चर ऑलरेडी पॉलिटी के कवर किए जा चुके हैं, उनको भी आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, जैसा आप लोग कमेंट पढ़ता हूं तो अच्छा लगता है। तो जो कर रहे हैं वो तो लगे रहिए, बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो भी स्टार्ट कर दीजिए। आइए अब आज के क्वेश्चन के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं, और ये वीडियो 4 बजे ही रहने वाली है। बच्चे बोले थे कई सारे सर बताया नहीं, 4 बजे स्टार्ट कर दिए। आज आप लोगों को पता चल गया है, मुझे भी नहीं पता था होगी या नहीं होगी। आप लोग ये कमेंट पढ़े तो मुझे लगा कर देनी चाहिए, तो फिर मैंने इसको 4 बजे कर दिया। अब डेली 4 बजे ही रहेगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो अपने आप को उठना चाहते हैं, सही डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, वो लगा लीजिएगा, ओके। तो यहां पर बात की जा रही है चैथम हाउस के बारे में। तो ये चैथम हाउस है, यहां पर इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके के अंदर में है। तो इसके द्वारा अभी रिसेंटली कुछ स्टडी यहां पर प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बाकी यहां पर ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। चैथम हाउस जो है यहां पर ये यूके में काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, जिसके द्वारा भी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। उसका टाइटल क्या है, इसमें बेसिकली फ्यूचर में किस तरीके से यहां पर जो ब्रिटेन है वो ब्रेक्जिट से भी बाहर निकला है। ब्रेक्जिट का मतलब है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ब्रिटेन एग्जिट, यानी कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद में क्या करेगा, कैसे चीजों को लेकर चलेगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है।
तो उसके बारे में रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का टाइटल आप लोग बताना, साइंटिस्ट एट इंस्टीट्यूट ऑफ जो नैनो, देखें नैनो मैगजीन आ गया आप लोग यहाँ पर भी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, जिसका नाम है INST, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहां पर लोकेटेड है, इसके द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है, प्रोड्यूस किया गया यहाँ पर अल्ट्रा हाई मोबिलिटी 2 डायमेंशनल यानी कि 2D जो इलेक्ट्रॉन गैस है वो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिली। तो ये इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है यहाँ पर उनके द्वारा अभी बात की जा रही है कि ओल्डेस्ट जो यहाँ पर केव आर्ट है, यानी कि गुफाओं के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। एक वाइल्ड कैट यानी कि जंगली सुअर यानी कि पिग की यहां पर अभी एक जो पिक्चर देखने को मिली है, और ये माना जा रहा है कि 45,500 साल पुरानी है यहां पर ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये लाइफ साइज है, यानी कि जितना बड़ा नॉर्मली जो पिग आप लोगों ने देखा होगा उसी के साइज की पिक्चर यहां पर बनी हुई है। तो इससे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो कहां पर ये अभी देखने को मिली, कहां पर डिस्कवर की गई, ये बताना है। अभी फर्स्ट फ्लाइट यहां पर जो नया बनाया गया हिसार एयरपोर्ट जो हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा से जो चंडीगढ़ के लिए यहां पर ये फ्लाइट आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है किस स्कीम के तहत यहां पर ये जो फ्लाइट है उड़ाई जा रही है। तो हरियाणा एयरपोर्ट से यहां पर ये फ्लाइट अभी आप लोगों को देखने को मिली, मतलब हरियाणा एयरपोर्ट पे आई है चंडीगढ़ से, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडमिट की गई यहां पर एक पिटीशन, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बोला गया है कि एग्जाम्प्ट किया जाए जो आर्म फोर्स पर्सनल है, किससे, ये आप लोगों को बताना है। यहां पर अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है यहां पर ये, तो ये किसके द्वारा ये किसके रिलेटेड ये पिटीशन है, इसके बारे में भी आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड जो यहां पर वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस के बारे में बात की जा रही है, इंडिया फोरम। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये कंडक्ट किया गया है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन का ये मेन प्रोजेक्ट है। तो यहां पर इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो फंडिंग होती है वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर कई सारी और कंट्री काम करती है। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। इसी के साथ में बात करते हैं, यहां पर इंडियन अमेरिकन एक ऑथर थे, इन्होंने अपने अंधेपन को हराकर अपना दुनिया में नाम किया। बचपन में ही लगभग 3 साल की उम्र के लगभग में ये अंधे हो गए थे, उसको हराकर इन्होंने अपना नाम ऐसा रोशन किया कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसको कहते हैं जिंदगी जीने का तरीका। तो ये है कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, आंसर वीडियो के अंदर आप लोगों को इनके मिलते रहेंगे आराम आराम से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो जो इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं यहां पर चैथम हाउस के बारे में। पहले आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो चैथम हाउस है यहां पर, इसको आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि RIIA, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर कौन है, तो ये है चैथम हाउस। ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जो कि हेडक्वार्टर लंदन के अंदर में, और इसका बेसिक पर्पज जो रहता है ये ग्लोबल इवेंट के चलते यहां पर ऑफर करता है सॉल्यूशन जो ग्लोबल लेवल पर चैलेंज होते हैं, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी चैलेंज देखने को मिलते हैं उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो इस चैथम हाउस के द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका नाम है, यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर। तो ग्लोबल ब्रिटेन यानी कि GB, ठीक है। तो याद रखना GB स्क्वायर भी आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हो गया स्टार्ट आप लोग तो यहां पर ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर, तो इसके चलते एक ब्लूप्रिंट है कि कैसी फॉरेन पॉलिसी यहां पर ब्रिटेन की रहने वाली है। तो फॉरेन पॉलिसी किसके साथ में होती है, लाइक माइंडेड कंट्री, यानी कि जो इनके जैसे हैं। एक दारू पीने वाला दारू पीने वाले को जल्दी दोस्त बना लेगा, पर लेकिन ऐसा जो दारू नहीं पीता है उसके साथ में उसकी जल्दी से बनेगा नहीं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं लाइक माइंडेड जो लोग हैं, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ने वाले को ढूंढ लेगा जल्दी, टाइम पास करने वाला मौज मस्ती करने वाला मौज मस्ती वाले करने को ढूंढ लेगा। तो इनके द्वारा भी यहां पर कुछ ऐसी चीजें की जा रही है। तो इंडिया को यहां पर अदर साइड में रखा गया है। इनके यूके के अंदर जो यहां पर आज के दिन में जो सोसाइटी है वो एक ओपन सोसाइटी है, काफी लिबरल एक तरीके से आप लोगों को राइट देखने को मिलेंगे, काफी अच्छी तरीके से वहां पर जो जनता को राइट मिलते हैं, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी साइड में एक वो सोसाइटी है जहां पर डिनाई किए जाते हैं कई सारे राइट। तो यहां पर डिफिकल्ट 4 की कैटेगरी में इंडिया को रखा गया, जिसमें रसिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया और इंडिया है। तो यहां पर वो कंट्री है जिनमें प्रॉपर वे में राइट लोगों को नहीं मिल पाते हैं, उनके राइट जो है वो डिनाई कर दिए जाते हैं। तो ये काफी एक इरिटेटिंग चीज यहां पर देखने को मिल रही है इंडिया के पॉइंट ऑफ से कि इंडिया को इस कैटेगरी में रखा गया। तो इन्हें कहने का मतलब है वैसे तो रिलेशन अच्छे रहने वाले आगे चलकर कई सारे डिफेंस के पॉइंट ऑफ से, या फिर आप लोग बात करिए कि हम लोग इन्वायरमेंट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, पर लेकिन रियलिटी में अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में बात करें तो सही डायरेक्शन में चीजें नहीं चल रही है। रिपोर्ट में अगर आगे बात करें तो यहां पर बोला गया नो वे स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यूके गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से जो रिपोर्ट है यहां पर ये यूके की गवर्नमेंट की साइड से नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया ये इंडिपेंडेंट यहां पर एक जो पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, जो इनकी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। अगर यहां पर कोई कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूके की गवर्नमेंट भी ऐसा ही बोल रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि डिफिकल्ट 4 की कैटेगरी में जो रखा गया है, तो ये बेसिकली इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में जैसे काफी लंबे समय तक, और बोला जा रहा है कि काफी ह्यूज लंबे टाइम तक हमारी कंट्री में कई सारे एरिया में इंटरनेट शटडाउन आप लोगों को देखने को मिला। तो ये प्रॉब्लम कभी सारी नजर आई। अभी हमारी कंट्री में किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब तक गवर्नमेंट उनकी चीजें नहीं सुन रही है। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट काफी लंबे समय तक चलता रहा। तो बहुत सारे ऐसे टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में एक्सट्रीम एक्शन लिए गए, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो एक लिबरल डेमोक्रेसी मानते थे वो कहीं ना कहीं अभी खत्म होती जा रही है। ह्यूमन राइट का भी काफी लार्ज स्केल पर हनन होता हुआ नजर आ रहा है। इवन फंडामेंटल राइट को भी लोग जो है वो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में चीजें देखने को मिलती है। जैसे अभी आप लोगों को पता है शादी के नाम पर भी यहाँ पर जो लॉ बनाए गए तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते हमारी कंट्री की जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ जा रहा है कि क्या रियलिटी में हम लोग भी चाइना या फिर रशिया की तरीके से या फिर तुर्की की तरीके से उसी पैटर्न में आते जा रहे हैं। तो उन्हीं की कैटेगरी में हमारी कंट्री को रखा गया है। आइए यहां पर बात करते हैं एक नेशन की न्यूज के बारे में, यानी कि देश की न्यूज के बारे में। आप लोगों को चलिए थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ाता हूं। आप लोगों ने पढ़ी होगी, हालांकि 10th, ये बेसिकली 10th की एनसीईआरटी, 9th 10th की एनसीईआरटी में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे शायद। यहां पर अगर आप लोगों से बात करें कि IVR, ठीक है, या फिर VIR भी आप लोग बोल सकते हैं चलो इसको देखते हैं। IVR में अगर आप लोगों से कोई रिलेशन पूछे तो इसका रिलेशन आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, या फिर जैसे मैंने बोला VIR, तो V इजकल टू IR आप लोग बोल सकते हैं, या फिर I इजकल टू, तो आप लोग क्या बोलेंगे V/R, ठीक है। तो यहां पर I क्या है? I है करंट, V है वोल्टेज और R है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं अवरोधक, यानी कि रुकावट। अगर रेजिस्टेंस जो है यहां पर उसको आप लोग 0 कर दें तो I इजकल टू V हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज जो होगी वो इक्विवेलेंट टू करंट हो जाएगी। तो इसी को यहां पर समझाने की बात की जा रही है। ये वो फिनोमिनन होगा जब रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सुपर कंडक्टिविटी आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, वो ट्रांसफर होगी बिटवीन 2 पॉइंट परफेक्ट इफिशिएंसी के साथ में, जिसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होगा। मतलब क्या है, आज के डेट में अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट ए से लेकर बी पॉइंट में भेजते हैं, आप लोग बोलिए कि आप लोगों ने दिल्ली से इलेक्ट्रिसिटी भेज दी तमिलनाडु के अंदर में, तो अगर दिल्ली से तमिलनाडु में जो हाई पावर वोल्टेज होती है, जो बड़े बड़े खंभे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनसे बिजली जाती है तो बहुत सारी बिजली का लॉस हो जाता है रास्ते में ही। किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। तो आज की डेट में अगर आप लोग सड़क पर चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से टायर घिसते हैं और जोर पड़ता है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस होना भी जरूरी है, वरना टायर नहीं घूमेंगे, आप लोग चल भी नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसलिए यहां पर जरूरी भी है। पर लेकिन अगर यहां पर फ्रिक्शन जितना कम होगा वो उतना ज्यादा बेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है जो कि वोल्टेज, करंट और जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में जो ये रिलेशन बताता है, तो इसमें रेजिस्टेंस अगर 0 कर दे तो सुपर कंडक्टिविटी यहां पर देखने को मिलेगी। तो साइंटिस्ट एट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल साइंस एंड द टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें, कहां पर ये? मोहाली, पंजाब के अंदर है। तो इसके द्वारा यहां पर 2 डायमेंशनल जो इलेक्ट्रॉन गैस है जिसको 2D बोला गया है, तो ये यहां पर इनके द्वारा अभी प्रोड्यूस की गई है। तो इसके चलते यहां पर जो सिस्टम है एक्सप्लोर कर पाएंगे सुपर कंडक्टिविटी जो मैग्नेटिज्म होता है उसको, यहां पर जो कि एक तरीके से अच्छे से इसके ऊपर फोकस कर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और सुपर कंडक्टिविटी मैंने अभी आप लोगों को बता दी है क्या होता है। तो देखा, चलिए अब से फिजिक्स पढ़ाना भी स्टार्ट करता हूं। समझ में आ गया ना जो पढ़ा है? देखिए बेसिक पर्पज ये रहता है कि समझ में आना चाहिए क्या पढ़ा है, ठीक है। ये नहीं कि सर से उतर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर को सर से उतरने नहीं देंगे, ठीक है सर आपकी चीजों को सर से उतरने नहीं देंगे, समझ के जाएंगे। फिर भी अगर जिसको लगता है कि नॉन बैकग्राउंड के थे वो बताना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। बस बेसिकली आप लोग मोटे मोटे तौर पर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चीजें आसानी से जो फ्लो हो जाती हैं, ठीक है। वहां पर रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब बाधा होती है हिंदी में, रुकावट, घर्षण बोलते हैं हिंदी में, उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो करंट जो होगी वो वोल्टेज के इक्वल प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर करंट बढ़ेगी तो फिर वोल्टेज भी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इक्वल प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीजें बढ़ रही है, यानी कि अगर मेरी नॉलेज बढ़ रही है तो आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। वो एक अलग बात है कि ईयरफोन कान में लगाकर आप लोग उसको वॉइस को बिल्कुल बंद कर या फिर गाने सुनना स्टार्ट कर दो, मैं पढ़ाता रहूं, तो उसमें तो बढ़ेगी नहीं अगर प्रॉपर वे में चीजों को सुनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है और क्या क्या चीजें हैं। और सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और क्या क्या फायदे यहां पर देखने को मिलेंगे अगर आज की जगह में आप लोगों को एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोगों को पहुंचाना है, तो बोला जा रहा है हाई मोबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो गैस है, इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में टकराएंगे नहीं। और लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो यहां पर जो लॉस होता था नॉर्मली मेमोरी का, इंफॉर्मेशन का, वो लॉस अब नहीं होता, वो लॉस अब नहीं होगा, वो प्रॉपर वे में चीजें ऐसी चली जाएंगी। अगर आगे बात करें तो ट्रांसफर ऑफ क्वांटम जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल के थ्रू या कोई चीजें ट्रांसफर की जाती है, तो उसको भी यहां पर अच्छा डेटा स्टोरेज
स्टोरेज आप लोग यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर अच्छी मेमोरी यहाँ पर देखने को मिलेगी जो डिवाइस होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग को लेकर जाना है तो लो रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। लो रेजिस्टेंस रहेगा तो जो हीट है वो काफी कम या फिर ना के बराबर जनरेट होगी, तो इनपुट जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर काफी लेस लगेगी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाकर भी यूज करेंगे तो सीधी सीधी बात ये हो गई यार, अगर कोई एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है, लकड़ी का लट्ठा है, आप लोग इसको इधर से धक्का दे रहे हैं, इस लकड़ी के लट्ठे को आप लोगों ने धक्का दिया इधर से, पर लेकिन अगर सोचिए कि एक ऐसी गेंद है गोल गोल और उसके ऊपर आप जो जोर लगा रहे हैं तो ये जल्दी जाएगा या फिर ये जल्दी जाएगा, तो इसमें दही टूट जाएगी। आप लोग ऐसे लेकिन चलेंगे पर इसको घुमा कर ले जाएंगे तो यहां पर फ्रिक्शन जो है काफी कम है, क्योंकि सरफेस पे टच काफी कम है, ठीक है। तो जहां पर टच काफी कम होगा, फ्रिक्शन काफी कम होगा, तो वहां से चीजें जो है वो आराम से निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा, जो कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था, जनरल साइंस के अंदर आप लोग क्वेश्चन बन सकता है। आइए अब यहां पर बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज भी वैसे देखा जाए तो, और आप लोगों से आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की जा रही है। यहां पर रिसेंटली अभी वर्ल्ड में ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट देखने को मिला, यानी कि सबसे पुराना जाना हुआ केव आर्ट यहां पर जो निकल कर आया इंडोनेशिया के अंदर में। इंडोनेशिया में यहां पर एक वाइल्ड पिग देखने को मिला जो कि 45,500 साल पुराना एक चित्र है यहां पर इसका, और ये लाइफ साइज है, यानी कि जितना बड़ा नॉर्मली जो पिग होता है, सुअर होता है, उसी की साइज का यहां पर ये पिक्चर बना रखा है। तो ये 45,500 साल पुराना है, तो ये काफी इंपोर्टेंट एक तरीके से न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, खासकर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ओल्डेस्ट कहां पर अभी केव आर्ट देखने को मिला, तो इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यहाँ पर, ये है सुलावेसी आइलैंड जो है बेसिकली, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और लीडिंग डोरेंगे जो केव है यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर ये पाया गया है। तो ये सुलावेसी जो व्हाइट पिग पेंटिंग है यहाँ पर, ये जो डेट है यहाँ पर 45,500 साल पुरानी है। लोकेशन अगर आप लोग इसकी देखना चाहते हैं तो ये है अमरा गोला, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ पर जो सुलावेसी जो आइलैंड है इसके बारे में आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर ये चीजें देखने को मिली है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं सुलावेसी आप लोगों के सामने है। ये किसका आइलैंड है, ये है एक तरीके से किसका आइलैंड है, यह इंडोनेशिया का, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जावा सी हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर बांदा सी हो गया। तो इस तरीके से लोकेशन याद रखिएगा आप लोग। अगर कोई भी ऐसी पेंटिंग आप लोगों को देखने को मिलती है तो वो क्या दिखाती है, एक का मतलब सीधा सीधा एक तो ये चीज दिखाएगी कि उस टाइम पर ये जो लोग थे ये पिग से कनेक्टेड थे, यहाँ पर उनके साथ में उनका इंटरेक्शन होता था। इसी के साथ में यहाँ पर हो सकता है कि फूड के लिए भी इसको यूज किया गया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कलर जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जिसको बनाया गया है, तो इस तरीके से क्या कलाकारी करते थे, तो वहां का रहन सहन कैसा था, तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। आज के में जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये हिस्ट्री इसी तरीके से निकाली गई है, कुछ किताबों में, कहीं इंस्क्रिप्शन में, कहीं गुफाओं के अंदर, कहीं कुछ खुदाई के अंदर, तो अलग अलग जगह से जब ये चीजें इकट्ठी हुई तब जाकर पूरी हिस्ट्री यहाँ पर तैयार हुई। तो अभी इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया, तो ये आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन है, जो एग्जैक्ट पिक्चर भी आप लोग को दिख रही है। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर केव पेंटिंग से जो हमारी कंट्री में उसके बारे में पता होना चाहिए। अजंता में देखने को मिलेगी, एलोरा में, एलिफेंटा और भीमबेटका। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कहां पर है। अजंता जो है कहां, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी। यहां पर जो फ्रिस्को करके जो पेंटिंग होती है उसके बारे में बात की जा रही है। कुछ ऐसी कलाकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, ठीक है, यानी कुछ भित्ति पित्र आप लोग ये ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर इस तरह की कलाकारी कई बार की जाती है। तो कई जगह आप लोगों ने देखी होगी। तो ये यहां पर बात की जा रही है अजंता के बारे में। एलोरा में आप लोगों को मोनोलिथिक, एक ही पत्थर से निकाली गई जो कलाकृति है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी औरंगाबाद, अजंता और एलोरा, ठीक है, ये यहां पर बात की जा रही है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी मोनोलिथिक। इसी के साथ में जो एलिफेंटा केव जो है ये कहां पर है, ये मुंबई के अंदर में है। तो 7 केव है जो काफी फेमस है एलिफेंटा ग्रुप के अंदर। भीमबेटका ये होशंगाबाद और भोपाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली जो कि यहां पर विंध्या माउंटेन के अंदर नजर आती है, और हमारी कंट्री में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग है इंडिया और वर्ल्ड के अंदर में। तो ये कुछ केव्स हैं जिनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। हमारी कंट्री में कई सारी जो केव्स हैं जहां पर ऐसी चित्रकारी मिली है। तो डायरेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा मैच करने के लिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये इकोनॉमी के बारे में भी है और कनेक्टिविटी के बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में, खासकर जो रीजन वाइज कनेक्टिविटी। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले लगभग 2017 के करीब में एक स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको बोलते थे उड़ान स्कीम। उड़ान का जो बेसिकली फंडा था यहाँ पर बोला था उड़े देश का आम नागरिक। इसके पीछे अगर बात करें
तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा यह भी बोला गया था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान जो है वो हवाई जहाज में जाकर बैठेगा। तो इसी के पैटर्न पर अभी जो फिलहाल आप लोग देख रहे हैं, एक स्कीम के तहत यहां पर हमारी कंट्री में हिसार के अंदर, जो कि हरियाणा के अंदर आता है, अभी यहां पर फर्स्ट फ्लाइट आप लोगों को देखने को मिली। ये बेसिक जो काम हो रहा है, ये हो रहा है रीजनल कनेक्टिविटी का, यानी कि जहां पर भी कोई छोटी छोटी हवाई पट्टी है उनको कनेक्ट कर आप लोग एक एयरपोर्ट बना दो, ताकि लोग जो है आज के दिन में अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन छोड़कर वो हवाई जहाज में यात्रा करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि किराए में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं छोड़ा गया, गवर्नमेंट के द्वारा काफी हद तक कम कर दिया गया। तो इसके चलते यहां पर हिसार से धर्मशाला, हिसार से अमृतसर, हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से देहरादून, तो फिलहाल ये वाली फ्लाइट अभी यहां पर इनके द्वारा स्टार्ट की गई है, जो कि उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम यानी कि उड़ान स्कीम के तहत। तो ये जो यहां पर अभी एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है हिसार के अंदर, याद रखना ये रीजनल कनेक्टिविटी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत यहां पर इसको स्टार्ट किया गया है। फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है उड़ान, उसके तहत यहां पर ये 54वां एयरपोर्ट है जो हमारी कंट्री में ऑपरेशनलाइज किया गया है। और ये सारे वो एयरपोर्ट हैं जो हमारी कंट्री में, जो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना आप लोग ग्रीन, एक बोलता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। तो बहुत सारे इनमें से जो ऐसे हैं जिनको आप लोग ब्राउन फील्ड बोलेगा, यानी कोई ना कोई हवाई पट्टी थी यहां पर ऑलरेडी, थोड़ा बहुत काम था। यानी कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना अगर आज की डेट में भी चाहते हैं, तो ये अगर वो स्टूडेंट बोलेगी कंप्लीटली आज तक मैंने एनसीईआरटी उठाकर ही नहीं देखी है, मुझे करंट अफेयर का सी भी नहीं आता है, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूं और मैं यूपीएससी निकालना चाहता हूं, तो देखिए अब वो टाइम नहीं है, ठीक है, कि बिल्कुल कुछ ही नहीं पता है, कि यूपीएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तो वो चीजें अभी पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा है, कुछ चीजों का आप लोगों को आइडिया है, कुछ टॉपिक्स आप लोगों के तैयार है, कुछ आप लोगों ने कर रखा है, कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है पिछले कुछ महीनों में, तो आप लोगों के लिए सही मौका है, आप लोग अपनी डायरेक्शन को एक सही और डायरेक्शन देकर टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। तो जो पहले वाले जो बच्चे हैं उनको बोलेंगे ग्रीन फील्ड, यानी कि उनको अभी कुछ आइडिया ही नहीं है, कंप्लीटली सारी चीजें, जमीन नहीं लेनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी है, तब जाकर कोई यहां पर इस चीजें स्टार्ट होगी। पर लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहां पर एनसीईआरटी कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ करंट अफेयर जानते हैं, कुछ दिनों से मेरे साथ में कनेक्ट है, उनको आइडिया हो रहा है, तो उन लोगों के लिए एक फिर भी एक अच्छा मौका बोल सकते हैं कि हाँ कुछ दिन बचे हुए, अच्छे से अगर कमर तोड़ मेहनत अगर आप लोग करते हो, जी तोड़ मेहनत, कमर तोड़ का मतलब बैठे बैठे कमर दुखने लगे कि हाँ बस पढ़ते जाना है, हालांकि इतने लंबे समय तक नहीं बैठना, बीच बीच में गैप लेना है, पर लेकिन लंबे समय तक आदत बनानी पड़ेगी आप लोगों को, कम से कम 10 से 12 घंटे का आप लोगों को शेड्यूल निकालना पड़ेगा, अगर अच्छे से अब तक आप लोगों ने सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की है, तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आज की डेट में 307 रूट के अंदर 54 एयरपोर्ट ऐसे हैं, इंक्लूडिंग 5 यहां पर ये हेलीपोर्ट भी हैं, और 2 यहां पर आज के डेट में जो वाटर एयर ड्रोन भी हैं, जिनको यहां पर इसके अंदर ऑपरेशनलाइज किया गया है। तो यहां पर काफी सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी की गई है। तो इसके चलते क्या होता है, देखिए एक तो आप लोग अगर इनसे ट्रेवल करते हैं तो आसानी से आप लोग ट्रेवल कर पाएंगे बिना किसी नोक झोंक के, आप लोगों का टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों को जॉब क्रिएट हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अच्छी बात यहां पर यह, अगर आप लोग इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोग समझ सकते हैं कि टाइम की कीमत यहां पर समझना स्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब यह कि टाइम ज्यादा है, टाइम एक तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी चीजों के कंपेयर में। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा भी यहां पर जो एयरपोर्ट ये भी लॉन्च किया गया, तो काफी अच्छा बोल सकते हैं। तो यहां पर 18 सीट टाइप जो एयरक्राफ्ट है अभी स्टार्ट किया जा रहा है, बाकी आगे जो चीजें हैं वो एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोगों से पूछे जाए यहां पर, तो ये है यहां पर एविएशन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एयर टैक्सी, यहां पर इसको अवार्ड दिया गया। यहां पर हिसार चंडीगढ़ और जो हिसार रूट है उसको उड़ान स्कीम के तहत, तो यहां पर इनको बिडिंग मिली है। इसी के साथ में यानी कि इन्होंने बोली लगाई, तो इनको यहां पर बोली के तहत इनको यहां पर ये प्रोजेक्ट मिला है। तो फर्स्ट स्टार्टअप जो एयरलाइन कनेक्टिविटी के तहत हमारी कंट्री में एयर टैक्सी सर्विस जो प्रोवाइड कराएगा, तो इस तरीके से एक अच्छी सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनॉग्रेशन जो मार्क है यहां पर, वो एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो एक तरीके से कमिटमेंट जो है एक तरीके से इसका कंट्री के अंदर में फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस फ्रॉम चंडीगढ़ टू हिसार आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है आप लोगों के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनियन कैबिनेट के द्वारा, हमारी कंट्री में यूनियन कैबिनेट अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अभी यहां पर 73 जो लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिनको आप लोग तेजस के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो यहां पर MK-1A, तो ये इस नाम के अभी यहां पर हमारी कंट्री में अप्रूवल दिया गया है कि यहां पर जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसी के साथ में 10 जो LCA जो तेजस MK-1 है, यहां पर ये आज की डेट में जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, लगभग यहां पर 45,696 करोड़ रुपए अलोंग विद जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सैंक्शन की जा रही है 1,202 करोड़ रुपए। तो ये हमारी कंट्री में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है, जिसको HAL आप लोग बोलते हैं, उसको ये प्रोजेक्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो काफी कम होती नजर आ रही है। और इसी के साथ में
अगर आज के दिन में अच्छे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग खुद से करते हैं, तो आने वाले टाइम में दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी, तो हम लोग अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में ले पाएंगे। फोर्थ जनरेशन देखने को मिलेंगे, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर एरे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो रडार विजुअल रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी मिसाइल से रिलेटेड। इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी सुटेबल है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है अगर कल को लड़ाई में यहां पर कहीं लड़ रहे हैं, तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसको देखने को मिलेगी। तो ऑपरेशनल जो बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स की, वो कहीं ना कहीं यहां पर ये अर्थ के अंदर ताकत है कि उनको कंप्लीट किया जाए, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं आप लोग। ये फर्स्ट बाय इंडिया इंडिजिनस डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर हमारी कंट्री में जो प्रोक्योर किया जा रहा है हमारी कंट्री में जो फोर्स के द्वारा, तो ये इसमें 50% जो है वो हमारी कंट्री का खुद का कंटेंट, एक तरीके से जो कंटेंट है जो इसके अंदर डाला गया है, यानी कि 50% हमने खुद से कंटेंट इसके अंदर डाला है, और कुछ लगभग यहां पर 50% के करीब वो नहीं कहते कि बने बनाए पार्ट हम लोगों ने ले लिए। तो आने वाले टाइम में इसको 60% बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो देखो यही तरीका होता है, जैसे आप लोगों ने देखा ना बच्चों को जब लिखना सिखाया जाता है, कि आप लोगों ने मान लीजिए आप लोगों ने बच्चों को लिखना सिखाया, कि आप लोगों ने ये एक तरीके से ए बे ऐसे लिखना सिखाया, तो आप लोग क्या करेंगे, ए गायब कर देंगे, बे लिखा होगा, अब वहां इस तरीके से जाएगा, तो कुछ वर्ड गायब रहते हैं, तो बीच बीच में उनको ऐड करने के लिए बोला जाता है कि इसको फिलिंग द ब्लैंक आप लोग भरो, ठीक है। तो ये क्या होता है, बच्चों को एक तरीके से सिखाने का तरीका होता है, ताकि आगे चलकर फिर जो वर्डिंग है वो और अच्छे लेवल पर वो सेंटेंस क्रिएट कर सके। तो ऐसे ही पहले स्टार्टिंग में 50%, फिर आगे और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर पाएंगे। तो कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूवल यहां पर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो इंडियन एयरफोर्स है अंडर प्रोजेक्ट, ये यहां पर एक तरीके से जो सर्विस है ये काफी अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री में हम लोग खुद यहां पर अगर काम कर पाएंगे, तो एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, और अवेलेबिलिटी भी हम लोग अपनी कंट्री में बढ़ा पाएंगे। तो ये काफी अच्छे से हमारी कंट्री की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। किसको दिया गया, किस पर्पज के लिए दिया गया, तो इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया रखिएगा। बैंकिंग के बारे में बात की जा रही है, छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिजिटल लैंडिंग के बारे में बात की जा रही है। कई सारे ऐसे ऐप आप लोगों ने देखे होंगे जो आज के दिन में आप लोगों को उधारी देते हैं कि आप लोग यहां से लोन वगैरह ले सकते हैं। तो वो कहां कहां पर क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉपर वे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कल को वो अगर अनरेगुलेटेड रहेगा तो कल को काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई घपला भी कर सकता है कि हाँ ये दे देंगे वो दे देंगे, पता चला पैसे लेकर भाग गया, तो ऐसी कंडीशन देखने को न मिले। तो ये सिचुएशन को सुधारने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है डिजिटल लैंडिंग के लिए, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप जो भी है जो आज के डेट में पैसे देने की बात करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो जो कि अनरेगुलेटेड है तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके चलते एक ग्रुप बनाया गया है यहां पर, जिसके जो हेड है यहां पर जयंत कुमार दास हैं। तो ये यहां जयंत कुमार दास जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। तो इनकी अध्यक्षता में यहां पर ये कमेटी बनाई गई है। तो इस कमेटी को बोला गया कि विद इन 3 मंथ आप लोगों को यहां पर रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो उस रिपोर्ट को एनालिसिस करने के बाद में देखा जाएगा कि हमारी कंट्री में कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन लोन प्रोवाइड कराते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके से ऑनलाइन जो ऐप है उनसे लोन लिया है? अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया है कि हाँ आप लोगों ने लिया है, तो आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर दूसरे भी कोई इस तरीके से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उनको भी इसका आइडिया लग सके। तो ये कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मार्केट में कई सारी ऐसी चीजें देखने को, पर लेकिन थोड़ा सा आप लोग उसके बारे में अच्छे से छानबीन कीजिए। ऐसे ही कहीं पर भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर मत करना, क्योंकि हो सकता है कि उसका आप लोग को खामियाजा भुगतना पड़े, ठीक है। तो ये एक कहते हैं कि डिजिटल ओपन मीडिया है, सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोग जो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से देखकर उसको करिए। आंख बंद कर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जहां पर आप लोग ज्यादा आंख बंद करेंगे तो फिर वहां पर आप लोगों को कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ये जो पैसा है आप लोगों की मेहनत का, आप लोगों के पेरेंट्स की मेहनत का पैसा है, तो उसको थोड़ा सा और देखकर आप लोगों को यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट एक इशू, जो कि सोसाइटल एक इशू है काफी बड़ा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है इसको लेकर, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है? ये बात की जा रही है डीक्रिमिनलाइज एडल्ट्री के बारे में। तो पहले आप लोग एडल्ट्री को समझिए, तब आप लोग चीजों को यहां पर समझ पाएंगे। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक हो गया हस्बैंड, ठीक है, यहां पर ये इन दोनों की शादी हो रखी है, ये हो गया हस्बैंड और ये हो गई वाइफ, दोनों की शादी हो रखी है। पर लेकिन यहां पर अगर जो हस्बैंड या फिर वाइफ किसी दूसरे के साथ में अपने रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपस में तो जो उनकी लाइफ चल रही है वो सही है अपनी जगह, पर लेकिन इसके अलावा भी ये दूसरे के साथ में किसी के रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर ये एडल्ट्री का केस बन जाता है। अब तक हमारी कंट्री में एडल्ट्री क्या थी? ये एक तरीके का अपराध था, यानी कि अगर आप लोग शादीशुदा होते भी किसी और के साथ में रिलेशन बनाते हैं तो ये अपराध की कैटेगरी में आता था। पर लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में 2018 में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए यार, कोई पर्सन किसी के साथ में किस तरीके से रिलेशन बना रहा है, आप लोग उसको कहां तक चेक करोगे और कहां तक आप लोग उसको रोक पाओगे? तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल लाइफ है, तो अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले रहा है। तो यहां पर फिर आप लोग बोलोगे सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन फिर यहां पर है कि अगर आप लोगों को लगता है
कि यहां पर अगर इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है तो फिर आप लोग डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है। पर लेकिन आप लोग बोलो कि यहां पर क्रिमिनल चार्ज लगा इनके ऊपर, तो क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा। पहले लगता था पर लेकिन अब ये क्रिमिनल चार्ज यहां पर हटा दिया गया है, तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया एडल्ट्री को। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारी कंट्री में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बोला है कि आप लोग डिफेंस फोर्स के लिए इसको डीक्रिमिनलाइज ना करो, वहां पर इसको आप लोग क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर ही रखो। क्यों, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी 3 जज की जो बेंच है यहां पर रोहिंगटन, फैली, जो निर्मन, इनके द्वारा यहां पर ये जो अभी जो बेसिकली जो एनालिसिस किया गया, तो यहां पर जो सेक्शन 497 है एडल्ट्री, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत आता है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो 2018 में हमारी कंट्री में केस आया था, उसमें यहां पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो अभी जो मैटर है उसमें क्या बातें बोली जा रही है, अभी हमारी कंट्री में आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है यहां पर ये इनकी एक अलग क्लास आप लोगों को देखने को मिलती है। बेसिकली होता क्या है, हमारी कंट्री में अगर इनके द्वारा कोई अपराध किए जाते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो ये आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट से होता है। और ये पावर जो इनको यहां पर देता है हमारी कंट्री में, जो संविधान के अंदर आर्टिकल 33 है यहां पर ये इनको पावर देता है कि फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आर्म फोर्स के पर्सनल के बारे में बात करें। रीजन क्या है, देखिए आर्म फोर्स के पर्सनल जो है ना वो देश की सेवा के लिए रहते हैं। अगर वो अपने फंडामेंटल राइट का यूज करते हुए कोई देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसी के चलते उनकी फैमिली के सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या रहती है कि पर्सन तो जो रह रहा है आज के टाइम में मान लीजिए बहुत दूर दूर काफी लंबे समय से फैमिली से काफी लंबे टाइम तक दूर रहता है, तो उसके टाइम पर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है तो उसको टैकल करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्ट है हमारी कंट्री में, उसके हिसाब से टैकल किया जाएगा, ना कि फिलहाल जो अभी डीक्रिमिनलाइज यहां पर ये चीजें निकल के आई है इसके हिसाब से उसको किया जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि हमको ये मैटर अपने हिसाब से आप लोग टैकल करने दो, इसको हमारे हिसाब से आप लोगों को देखने दो, इसको वहां पर डीक्रिमिनलाइज मत करो। पर लेकिन जो जनता में आप लोगों ने ये चीजें चल रही है वहां पर चलने दो, क्योंकि ऑलरेडी संविधान भी ये पावर देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल 33 के बारे में भी। तो ये आर्टिकल 33 जो है यहां पर ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो आर्म फोर्स है उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी रिसेंटली लगभग 2016 से लेके 20 तक का कुछ ऐसे जजमेंट आए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन 377 के बारे में आप लोग बात कर लीजिए। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिला, प्राइवेसी वाला इशू हो गया, ये एडल्ट्री वाला इशू हो गया, आधार कार्ड का इशू हो गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे अभी रिसेंटली देखने को मिले जो कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी अच्छे अच्छे डिसीजन दिए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे आप लोग मुद्दे जिनको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आइडिया रखिएगा और ये आप लोगों को पता भी होने चाहिए सारे। इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है। NCAVES ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड ये है यहां पर वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। ये क्या है, एक तरीका जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा अभी यहां पर इसके साथ में बेसिकली जो इंडिया एक तरीके से इंडिया के लेवल पर जो काम होते हैं यहां पर NCAVES, तो इंडिया फोरम जो है यहां पर ये वर्चुअल फॉर्मेट का अभी यहां पर कोलैबोरेशन देखने को मिला यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन और जो यूएन इन्वायरमेंट है, तो ये मिलकर काम कर रहे हैं किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को साथ में लेकर चल सकते हैं और कैसे यहां पर एक अकाउंटिंग ले सकते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आप लोगों को पता है कि देखिए अगर आप लोग इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इन्वायरमेंट और जो डेवलपमेंट है वो प्रपोर्शनल में चलने चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और डेवलपमेंट भी चलता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को बचाने के चक्कर में दूसरा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट बर्बाद कर दिया डेवलपमेंट के चक्कर में। तो एक बैलेंस बनाने की बात की जा रही है। तो यहां पर एक तरह से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग की बात की जा रही है, जिसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा एक पैटर्न आप लोगों को लेकर चलना है कि खुद तो आप लोग इसको यूज करो ही करो, आने वाली जनरेशन के लिए भी आप लोग खुद छोड़कर जाओ। तो उस वाले पैटर्न को यहां पर फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में अभी हमारी कंट्री के साथ में कौन कौन सी कंट्री काम कर रही है, तो इंडिया, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। तो ये यहां पर इस प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों को काम करती नजर आएगी। और यहां पर जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स जो डिवीजन है और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उस सेक्रेटरीट है जो यहां पर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इनको भी यहां पर फोकस देकर चला जा रहा है। तो ये जो मिनिस्ट्री है यहां पर ये पास्ट 3 ईयर से, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया यहां पर 2017 आप लोगों ने देखा, तो ऑलरेडी काम यहां पर चल रहा है। तो इसको और अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाए, तो इससे रिलेटेड अभी वर्चुअल एक मीटिंग हमारी कंट्री में देखने को मिली। ये जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ये जो प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लीट करने की बात की जा रही है 2021 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। तो यूनाइटेड स्टैटिस्टिक्स जो डिवीजन, जो यूनाइटेड नेशन जो स्टैटिक डिवीजन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सेक्रेटरीट जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूरोपियन यूनियन, तो इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे यहां पर ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस NCAVES। ठीक है, तो ये यहां पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट मेनली तो फंड किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, पर पार्टनर जो इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से वो भी यहां पर यूज किया जा रहा है।
यानी कि और भी कई सारी कंट्री जैसे चाइना, ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, तो ये ऐसे पार्टनर के तरीके से यहां पर काम कर रही हैं। तो ये भी इसको यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश इनके थ्रू की जा रही है। तो यहां पर जो काम किया जा रहा है ये फिजिकल और मॉनेटरी फॉर्म में आप लोगों को दोनों तरीके से काम होता हुआ नजर आएगा, ये नेशनल लेवल के ऊपर। इसी के साथ में जो भी यहां पर एक तरीके से मेन स्ट्रीम जो बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी एग्री हो रहे हैं क्या क्या मेथड आप लोगों को फॉलो करने हैं जो पार्टनर कंट्री है। 2021 तक इसको कंप्लीट करना है। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी कुछ लिखने के लिए आता है या फिर डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां से बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, और कल हमारी कंट्री में काफी बड़ी न्यूज देखने को मिली। हमारी कंट्री में 16 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए यहां पर पूरी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर रोल आउट कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव, यानी कि कोविड-19 का वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोग्राम हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को यहां पर कवर करने वाला है। कोविन करके प्लेटफॉर्म है, ये याद रखेगा, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि हर्षवर्धन जी के अंडर में आती है। इनके द्वारा रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी कि कहां कहां पर दवाई है, कहां कहां पर दवाई पहुंच चुकी है और किस तरीके से दवाई जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। इंडिविजुअल को भी ट्रैक यहां पर किया जाएगा। 24/7 कॉल सेंटर बनाया गया है जिसमें 1075 पर कॉल किया जा सकता है। इसी के साथ में कई सारी क्वेरी एड्रेस करने के लिए भी यहां पर कोविड-19 पेंडेमिक के लिए ये कोविन सॉफ्टवेयर भी यहां पर डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो एक अच्छा सिस्टम है, देखते हैं कितने अच्छे से इंप्लीमेंट कर जनता तक दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। अगर सही तरीके से सही लोगों तक सही टाइम पर दवाई पहुंच जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो यह है एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि पता होनी चाहिए, आइडिया रखिएगा। एक और छोटी सी मगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर, जो यहां पर कोविशील्ड और इसी के साथ में कोवैक्सीन जो दवाई है, ठीक है, तो ये दोनों दवाई ऑलरेडी हमारी कंट्री में राज्य तक पहुंचा दी गई है, यूनियन टेरिटरी तक। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है। कोविशील्ड जो है और जो यहां पर कोवैक्सीन है, ये कौन कौन हमारी कंट्री में इस दवाई को बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन यहां पर इस दवाई को बना रहा है हमारी कंट्री में, तो 2 कंपनी है, उनके नाम आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। काफी ज्यादा न्यूज में भी ये कंपनी रही है। आइए बात करते हैं यहां पर पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है यहां पर वेद मेहता। वेद मेहता एक ब्लाइंड पर्सन होते हुए भी इनके द्वारा अपनी लाइफ को जो शानदार तरीके से जिया गया है, तो वो एक तरीके से कोई ऐसा इंसान कर सकता है जिसने हमेशा अपनी लाइफ में जो चैलेंज है उनको फेस कर अपनी चुनौती को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे ही एक ऑथर है यहां पर जिनका नाम है वेद मेहता। रिसेंटली अभी यहां पर इनकी डिजीज हो गई पार्किंसन डिजीज की, रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई पार्किंसन डिजीज की वजह से। काफी लंबे समय तक ये मेनली यूएसए के अंदर ही रहे। 1934 में पैदा हुए थे, 2021 में इनकी डेथ हो गई है। तो इंडियन बोर्न राइटर थे जो कि मेनली यूएसए में यहां पर रहे, और इनकी जो आई साइट है यहां पर, ये लगभग 3 साल की जो ईयर से ये इनके जो बीमारी थी वो इनको लग गई थी, जिसके चलते यहां पर ये आगे चीजें इनको दिखना प्रॉपर वे में नहीं रही, जिसके चलते प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी। पर लेकिन इनके द्वारा जो वर्ल्ड को ये दिखा दिया कि किस तरीके से यहां पर इनके द्वारा जो लिटरेसी पावर है वो सामने निकल कर आए इनके अंदर। 12 वॉल्यूम में इनकी जो बेसिकली जो चीजें पब्लिश की गई हैं वो यहां पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि इनका स्ट्रगल क्या रहा है ब्लाइंडनेस के साथ में। इसी के साथ में अगर बात करें इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो पार्ट में 72 से लेकर 2004 तक इनके द्वारा इंस्टॉलमेंट में पब्लिश की गई है। इनके द्वारा 24 जो बुक्स हैं इंक्लूडिंग जो वॉल्यूम है रिपोर्टिंग इंडिया के बारे में भी देखने को मिली। बात की जाती है अगर यहां पर वॉकिंग द इंडियन स्टेट, ये 1960 में लिखी गई। इसी देखिए ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, जैसी किताबें होती है ना किसी वेल नोन ऑथर के बारे में अगर बात करें तो आप लोग फिर पूछेंगे कहां से आ गए यहां पर, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया यहां पर 1970 में महात्मा गांधी एंड हिज अपोस्टले, ठीक है, तो ये 1977 की ये इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं। तो काफी ज्यादा इनके द्वारा काम किया गया। और इसी के साथ में ही रोट द न्यू ईयर यॉर्कर फॉर मेनी ईयर, ठीक है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग यहां पर इनके बारे में पता रख सकते हैं। तो एक वेल नोन ऑथर थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इनको जो एंजॉय किया होगा, और कहीं ना कहीं ये सारी मोटिवेशन देने वाली भी चीजें होती हैं, ठीक है। अरुण यादव के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। यमुना के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोग यहां पर इसको देख भी सकते हैं। जो यमुना है वो गंगा से आकर कहां पर मिलती है, इलाहाबाद के अंदर में, जिसको प्रयागराज आप लोग बोलते हैं। तो ये मैंने कल आप लोगों को डिटेल में बता ही दिया था। यहां पर कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। ये उत्तराखंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के साथ में फ्लो होती है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, इसी के साथ में हरियाणा दिल्ली यूपी तक आप लोगों को पहुंचती हुई नजर आती है। संगम प्रयागराज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्रिब्यूटरी है यहां पर जैसे चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये याद रखना। इंपीचमेंट प्रेसिडेंट का किसी भी हाउस में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके बारे में आप लोगों से पूछा था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। पहले इसको 2 ऑफिस थे यहां पर, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस आप लोग
ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस बोल देते थे कई बार, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मर्ज कर एक ऑफिस बना दिया गया जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में एक्ट था हमारी कंट्री में। मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, चेयरपर्सन जो है यहां पर ये विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री है इसके अंडर में आता है। तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। अच्छा, चाइल्ड लेबर के बारे में अगर आप लोगों से बात करता हूं, संविधान में कौन सा आर्टिकल है चाइल्ड लेबर के बारे में अगर बात करता है, और इसी के साथ में आप लोग जो रिलीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल में हम लोग रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। ये बेसिकली इसलिए पूछा गया क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में है चीजें, तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो यही बात है कि भैया एक दिन में कुछ नहीं होता है, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना है तो लगे रहना है। हम लोगों ने यहाँ पर ये भी आप लोगों के लिए पॉलिटिकल लेक्चर है जो कि कल अपलोड किया गया, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज देखी हम लोगों ने, जिसमें आप लोगों को मैंने काफी डिटेल में यहाँ पर बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटेन है वो कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं और कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। नेशनल न्यूज में 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में हम लोगों ने जाना। आप लोगों को मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पढ़ाए फिजिक्स के, तो कैसा रहा फिजिक्स का लेक्चर आप लोग बताना। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने जो केव के अंदर पिक की जो पेंटिंग है वो देखी, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये RCS यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के तहत हम लोगों ने चीजें देखी, हिसार के अंदर कनेक्टिविटी की बात की गई। डिफेंस सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने जाना, जो LCA तेजस के बारे में हमारी कंट्री में डेवलप किया जा रहा है। बैंकिंग में यहां पर डिजिटल लेंडिंग के बारे में जाना, तो जयंत कुमार दास की अध्यक्षता में जो यहां पर अभी ये ग्रुप बनाया गया, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। डिक्रिमिनलाइज एडल्ट्री नॉर्मल वे में, लेकिन अगर बात करें आर्म फोर्स के अंदर तो बोला जा रहा है कि इसको अभी अपने हिसाब से हमको टैकल करने दो, आर्मी नेवी एक्ट के तहत और एयरफोर्स एक्ट के तहत। इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने NCAVES के बारे में जाना डिटेल में, और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को बताई। हेल्थ के बारे में बात करें तो जो वैक्सीन ड्राइव चलाई जा रही है, कोविन के बारे में याद रखिएगा, तो इसको आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोविन की फुल फॉर्म भी आप लोग लिखकर एक बार देख लीजिए, आप लोगों के माइंड में जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। पर्सन इन न्यूज में वेद मेहता जी के बारे में हम लोगों ने जाना, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन भी इनसे रिलेटेड आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में जो आप लोगों को आंसर देने हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर, यह कैथम हाउस के बारे में, एक और नाम से इसको पुकारा जाता है, पहले तो ये बताना है। बाकी यहाँ पर इसकी रिपोर्ट का टाइटल आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जो INST ये इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। अभी वाइल्ड पिग के बारे में हम लोगों ने बात की एक केव के अंदर, तो कहां पर ये पेंटिंग पाई गई है ये आप लोगों को बताना है। किस स्कीम के तहत हिसार में जो एयरपोर्ट है डेवलप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर पिटीशन डाली गई है ये किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए डाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर NCAVES के बारे में बात करती है ये आप लोगों को बताना है। इंडियन अमेरिकन ऑथर का नाम आप लोगों को बताना है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये थे क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आइए अब थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी करा देता हूं, एक एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को मैं आंसर बताऊंगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिसेंटली अभी किस कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करने की बात की गई है। मरता क्या ना करता, जाते जाते भी इंसान जो है शांति में नहीं है। NIF यानी कि नेशनल इनोवेशन जो फाउंडेशन है, ये इंडिया के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी जो आप लोगों को DST है उसके बारे में बताना है क्या नाम है इसका। 9mm जो मशीन गन हम लोग को देखने को मिली, एक पिस्टल थी बेसिकली, ये हमारी कंट्री में इन्फेंट्री जो स्कूल है ये कहां पर लोकेटेड है। इसी के साथ में आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एस्टेब्लिशमेंट कहां पर है, इनके द्वारा बनाई गई है, और नाम क्या रखा गया है ये बताना है, जिसका मतलब है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट और हार्डवर्क। इसी के साथ में इंडिया की जो रैंक है ये पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में, तो ये आप लोगों को बताएं इंडेक्स का नाम क्या है। कौन सी कंट्री वर्ल्ड में का पावरफुल सबसे ज्यादा पावरफुल यहां पर पासपोर्ट है, जिसने 191 कंट्री में आसानी से वीजा फ्री ट्रेवल ये कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल यहां पर बात करता है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में या फिर राइट टू लाइफ के बारे में। प्रधानमंत्री PMKVY ये फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं बताना है। स्किल जो इंडिया प्रोग्राम है ये हमारी कंट्री में अगर बात करें तो ये कब तक का 300 मिलियन लोगों को स्किल करने की बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाइना के सर पर नाच रहा है, पर लेकिन जो बाइडेन हो सकता है आने वाले टाइम में रिलेशन को नॉर्मल करके चले। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है नेशनल इनोवेशन जो फाउंडेशन है। इसी के साथ में ये मऊ के अंदर और पुणे के अंदर इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा यहां पर आसमी करके ये यहां पर पिस्टल बनाया गया है जो कि प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट और हार्डवर्क का प्रतीक है। 85th हमारी कंट्री की रैंकिंग है जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात की। और जापान 191 कंट्री में जापान के जो लोग हैं वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये
किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा? ये देखिए, जिसकी रैंक होगी उसी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। तो जापान का पावरफुल यहां पर आज के डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल ये यहां पर बेसिकली जो पासपोर्ट है, ये हमारी कंट्री के कंपेयर में आप लोगों को काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलता है। राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में हम लोगों ने बात की, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आती है और 300 मिलियन जो लोग हैं उनको 2022 तक ये स्किल डेवलपमेंट के तहत स्किल प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। हमारी कंट्री में डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कब लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन? अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। जरा सा टाइम लगता है अपना फीडबैक देने में, लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, जैसे भी आप लोगों को सूटेबल लगे, और आंसर जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और 4 बजे जो उठना चाहते हैं वो जरूर उठिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिसको उठना है, ये दम की बात है। देखिए, रिक्वेस्ट भी है पर लेकिन दम की बात है, सबके बस की बात नहीं है, तो आप लोग मानते हैं। ठीक है, जो उठ रहे हैं उनको पता है, तो जो उठ रहे हैं वो कंटिन्यूअसली उठते रहे, बाकी जो नहीं उठ पा रहे हैं वो भी कोशिश करते रहे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय।